1+1 is 1 in this case। बिल्कुल सही थंबनेल देख के आप आए हैं कि 1+1 is not always 2। एक और एक हमेशा दो नहीं होते। अब अगर आप जस्ट एक एग्जांपल चेक करने आए हैं कि एक और एक दो क्यों नहीं है, तो आपके मन में आज तक बस एक ही स्केलर्स को ऐड करने का तरीका है कि 1 पेन प्लस 1 मोर पेन इज इक्वल टू 2 पेन्स, 1 लैपटॉप प्लस 1 मोर लैपटॉप दैट इज 2 लैपटॉप। लेकिन क्रिकेट में T20I में अगर एक बाउंसर बॉल आए एक ओवर में प्लस एक और बाउंसर बॉल उसी ओवर में आ जाए तो दैट इज नॉट इक्वल टू 2 लेजिटिमेट बॉल्स। मतलब एक बाउंसर प्लस एक और बाउंसर, तो जो सेकंड बाउंसर होने वाला है वो हो जाएगी नो बॉल। तो 1+1 इज नॉट 2 इन दैट केस बॉल्स। अगर कोई इंसान कोई क्राइम करे इंडिया में और किसी कोर्ट में उसे ऑलरेडी एक सजा मिल चुकी हो, तो अगेन वो सेम ट्रायल किसी और कोर्ट में चलने पे उसे अगेन सजा नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि ट्रायल चले 2 बार 1+1, लेकिन जो रिजल्ट मिला, जो सजा मिली उसे, वो एक ही बार मिलेगी। तो 1+1 इज नॉट 2 इन अगेन दिस केस। देखिए, अगर आपका मोटिव मात्र इतना सा है कि हमें बस ये पता चल जाए, हमें बस एक फैक्ट लग जाए पता कि किस तरह से 1+1 इज नॉट ऑलवेज 2, तो वो आपके लिए काम हो चुका है और उसे आप एक YouTube के शॉर्ट में देख पाओगे। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर अर्जुन की तरह बेस्ट बनना है तो उस लेवल की डेडिकेशन और एफर्ट आपको पुट करना पड़ेगा, अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस स्किल को सीखने के लिए। क्योंकि अधूरी जानकारी और अधूरे ज्ञान का दुष्प्रभाव तो हम जानते ही हैं। आप चक्रव्यूह में चले तो जाओगे, लेकिन बाहर देखिए, अगर आप नेट में ढूंढोगे कि 1+1 2 के अलावा कोई और वैल्यू मुझे मिल जाए, तो काफी फॉल्स उसमें आपको वैल्यू मिलेंगी, फॉल्स कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे लॉजिक गेट में, जो फिजिक्स में लॉजिक गेट होते हैं, तो आपको 1+1 2 वैल्यू नहीं मिलेगी उसमें। अगेन जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें 1+1 आपको 1 0 10 मिलेगा, ना कि 2 मिलेगा। लेकिन ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये गलत है, क्योंकि अगर बाइनरी नंबर की बात करें तो उसमें बस 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1। अब जिस कॉन्सेप्ट में नंबर ही 2 है, तो रिजल्ट हमें 2 कैसे मिलेगा? 1 0 जिसे हम 10 कह रहे हैं, तो वो ही 2 का काम करता है, मीनिंग उसका 2 ही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। तो हमें ऐसे कॉन्सेप्ट से दूर रहना पड़ेगा जो हमारे माइंड में जस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन को ही डाले। तो उन कॉन्सेप्ट को हम नहीं करेंगे, उन्हें अलग रखेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हमें जस्ट उसकी वैल्यू चाहिए होती है। जैसे टाइम की लेट्स से 30 सेकंड, तो 30 सेकंड जस्ट उसकी वैल्यू है, वो कौन सी डायरेक्शन है हमें मैटर नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जिसमें हमें उसकी वैल्यू के साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे फोर्स, कि अगर मैं इस बोर्ड को पंच करूं तो जो पंच है उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, साथ में उसकी डायरेक्शन क्या थी, मैंने किस तरफ पंच किया, किस डायरेक्शन में पंच किया। अब इसी बात को हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से, कि जैसे जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, तो उनकी फोर्स, उनकी पावर काफी हाई होती है। तो अगर वो बाई चांस मिस हिट भी कर दें, तब भी जो बॉल है वो काफी दूर तक जाती है और उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। अगर बाई चांस जो बैट्समैन है, जैसे क्रिस गेल मान लो, अगर वो क्रिस गेल उस बॉल को हिट भी करेगा, लेकिन जो बॉल है वो मिस टाइम भी हो गई और बैट के किसी एज से लग के भी चले गई, तब भी उस इंसान में इतनी फोर्स है कि वो काफी दूर तक उस बॉल को पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली, हालांकि उसके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी क्रिस गेल के पास हो, लेकिन फिर भी वो काफी लंबे शॉट मार देता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है उसकी बैट की, द मोमेंट की बॉल उसके बैट को हिट करने वाली है, तो जो उस मोमेंट में जो उस बैट की डायरेक्शन है वो मैटर करती है। क्योंकि डायरेक्शन, अगर बॉल बिल्कुल सेंटर में हिट करेगी बैट की, तो काफी दूर तक वो बॉल जाएगी, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है इस केस में। क्रिकेट की लैंग्वेज में इसे टाइमिंग कहते हैं। तो बेसिकली जो विराट कोहली है उसके पास उतनी पावर नहीं है जितनी क्रिस गेल के पास हो, लेकिन फिर भी वो काफी लंबे लंबे शॉट मार पाता है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट, द इंस्टेंट, जिस क्षण में जो बॉल है वो हिट करती है बैट को, तो बैट को हिट करने के टाइम पे उस मोमेंट में जो डायरेक्शन है बैट की वो काफी सही होती है, जिससे जो पूरी की पूरी फोर्स है जो विराट कोहली वो ट्रांसफर कर पाए उस बॉल को हिट करने में, ताकि जो बॉल है वो काफी दूर तक जाए। दैट मीन्स की पावर कम और ज्यादा होने के बाद भी जो खेल है वो टाइमिंग का खेल है। क्रिकेट की लैंग्वेज में इस चीज को बोलते हैं टाइमिंग। तो जो टाइमिंग है वो इतना मैटर करती है
कि इतनी ज़्यादा पावर डिफरेंस होने के बाद में भी जो रिजल्ट है वो हमें सेम मिलता है। अगर हम एग्जांपल लें क्रिस गेल और विराट कोहली का, तो First of all, let us understand what are units, magnitude and direction. यूनिट्स को समझेंगे भगवान विष्णु और राजा बलि की इस कहानी से। भगवान विष्णु आए एक बामन के रूप में, एक प्रीस्ट की फॉर्म में। उसके मेजर को, उसके यूनिट्स को, उसके मापने के तरीके को लगाना ही पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के लिए करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8849 मीटर है। एक रोड साइड में आप खड़े हैं। डायरेक्शन के लिए एग्जांपल लेंगे स्पोर्ट्स से। फुल पॉइंट स्कोर करने हैं तो ना सिर्फ उनको फोर्स लगानी पड़ेगी उस कैटापोर्ट या उस एरो को पुल करने में, जो डायरेक्शन है उसकी काफी ज्यादा रेलिवेंस है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कुछ टिपिकल इंडियन एग्जांपल्स। इस केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे हिट करने ही वाला है और डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो उस स्विच को ही हिट करे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कोई डाउट, कोई संदेह, कोई संशय नहीं बचेगा आपके मन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके। ये वेक्टर्स और स्केलर्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या चीज है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े शब्दों को देख के डरिए मत। काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके समझेंगे कि इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज क्या है और एक्चुअल में जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पहले समझते हैं कि हम डायरेक्शन का यूज करें ही क्यों, हम डायरेक्शन को समझे ही क्यों और उसका यूज क्या है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक पॉइंट पे हैं, एक रोड साइड में आप खड़े हैं। अब आपके पास एक इंसान आया और काफ़ी बड़ा है, मतलब 25-30 साल का वो इंसान है, और उसने आपसे पूछा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। और मान लीजिए कि जो पोस्ट ऑफिस है वो इस लोकेशन में है, यहाँ पर है, और आपने उसे जस्ट गाइड किया कि यहाँ से 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि जिस इंसान ने लोकेशन पूछी पोस्ट ऑफिस की, अब उसे ये पता नहीं है कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। पॉसिबिलिटी है कि वो इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, या किसी और पाथ को लेके कहीं और ही निकल जाए। वो डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही तय करेगा, लेकिन फिर भी वो पोस्ट ऑफिस तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 किलोमीटर की वैल्यू है, लेकिन जाना कहाँ है, डायरेक्शन कौन सी है, उसका उसको इल्म नहीं है, उसका उसको पता नहीं है। अब सेम कंडीशन करते हैं रिवर्स। कोई और इंसान है, एक छोटा सा बच्चा है बेसिकली, और अगर वो आया और आपसे पूछता है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो इस बार आपने उसे प्रॉपर्ली गाइड किया। आपने कहा 600 मीटर्स आपको जाना पड़ेगा इस वाली रोड में, जो रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक पुलिस स्टेशन, और यहाँ से आप राइट में एक टर्न लोगे, और जो रास्ता है अगर आप उसको 400 मीटर लगभग चलोगे तो अल्टीमेटली आप अपनी डेस्टिनेशन जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पहुँच जाओगे। तो बेसिकली इन दो एग्जाम्पल से हमें देखने को ये मिला कि इस केस में भी जब कोई छोटा बच्चा पूछ रहा है कि पोस्ट ऑफिस की लोकेशन क्या है, तो आपने उसे ना सिर्फ वैल्यू दी कि 600 मीटर्स या फिर 400 मीटर्स आपको मूव करना है, लेकिन आपने प्रॉपर्ली उसे गाइड किया कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है, पहले कौन सा पाथ लोगे आप और उसके बाद में किस डायरेक्शन में जाओगे। तो अगर मैं इन दो केस को कंपेयर करूं, एक बड़े इंसान की और एक इस छोटे बच्चे की, तो बेसिकली कंडीशन ये है कि इस केस में इसे पता है कि इसे टोटल 1 किलोमीटर ही मूव करना है। स्मॉल किड है, इस केस में भी 400 प्लस 600 एंड दैट विल बी 1000 मीटर, जो कि अल्टीमेटली है 1 किलोमीटर। तो इसे भी 1 किलोमीटर ही मूव करना है। लेकिन जो एडवांटेज है इस स्मॉल चाइल्ड के ऊपर वो ये है कि उसे डायरेक्शन पता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाके कहाँ से मुड़ के अल्टीमेटली पहुँचना कहाँ पर है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये देखने को मिला कि जो डायरेक्शन है उसका महत्व क्या है। सिर्फ वैल्यू बोलने से कि 1 किलोमीटर आपको मूव करना है, उससे आप उस जगह पे पहुंच नहीं पाओगे। आपको वैल्यू तो बतानी ही है 400 मीटर 600 मीटर, लेकिन अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन भी बतानी है जिस डायरेक्शन में उस इंसान को मूव करना है। अब देखिए, जो भी ये वैल्यूज थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, 1 किलोमीटर, 400 मीटर,
600 मीटर, इन्हें हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये बस जस्ट एक वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि जो भी ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको बता रही हैं कि डिस्टेंस कितना कवर करना है। तो ये जस्ट एक मैग्नीट्यूड है, ये आपको बस वो वैल्यू दे रही हैं, साथ में इसके यूनिट भी है, किलोमीटर, मीटर, मीटर। तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि वो क्वांटिटी कितनी है, वो चीज़ की वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन समझनी है तो आपको प्रॉपर्ली गाइड करना होगा कि किस एंगल पे, किस डिग्री पे उसे मूव करना है ताकि वो वहाँ पहुँच सके। अब इस एग्जाम्पल से हमें एक बेसिक समझ बन चुकी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेसिकली है क्या और वो कैसे एक्ट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप गए मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद शॉप से आपने कुछ 10 kg राइस परचेज किए, तो क्या आप उस शॉपकीपर को ये कहोगे कि 10 kg राइस मुझे इस डायरेक्शन में दे दो? नहीं, इस बात की कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं बनेगी। आपका बस इतना सा काम है कि उस 10 kg राइस की जो बोरी है उसे उठा के कार में डाल के अपने घर में लेके आ जाओ। अब आपको ये एग्जाम्पल दिया क्यों गया? तो बेसिकली कहने का मोटिव ये है कि हर बार हमें डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से, सिर्फ उसकी वैल्यू बोलने से हम अपनी बात को समझा पाएंगे कि हमें चाहिए क्या है, हमारी नीड किस बात की है। अब कुछ और एग्जाम्पल चेक कर लीजिए कि अगर जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो है 8,849 मीटर अप्रोक्स, तो बस इतना बोलने से कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर है, तो इतना बोलने से ही हमें पूरी बात समझ आ गई। हमें ये नहीं बोलना पड़ा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो किस डायरेक्शन में है, या फिर कोई इंसान है तो अगर उसकी हाइट, तो हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है। जो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हाइट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस केस में बस हमने उसकी वैल्यू लिख के ही, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखकर ही अपनी पूरी बात समझा दी। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये लेक्चर मैं बना के और एडिट करके इसे एक दिन में अपलोड कर दूंगा, 1 डे मुझे लगेगा इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो अगर 1 डे में ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इस बात को बोलने का और तरीका क्या है? मैं कहूँगा कि 24 आवर्स में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर 1440 मिनट इतने टाइम में मैं इसे अपलोड कर दूंगा, या फिर अल्टीमेटली 24 × 60 टाइम्स अगेन 60, सो दैट विल बी अराउंड 86400, तो 86,400 सेकंड इतने टाइम में मैं ये पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली 1 डे या आवर या मिनट या सेकंड, बस इतना बोलने से मैंने अपनी बात समझा दी कि मुझे वो काम करने के लिए कितना टाइम लगा। अब बेसिकली इस केस में कोई डायरेक्शन की मुझे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जस्ट ये बोलने से कि 1 डे में मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो मैंने अपनी बात समझा दी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि इस डायरेक्शन में मैंने वो काम किया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि टाइम की अपनी कोई एक ही डायरेक्शन होती है। टाइम सिर्फ आगे को ही मूव करेगा, टाइम बैकवर्ड मूव करना अभी तक तो पॉसिबल है नहीं। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और टाइम की बस एक ही डायरेक्शन है, हम टाइम को थोड़ा बहुत डिले कर पाएंगे, लेकिन टाइम में बैकवर्ड मूव नहीं कर पाएंगे। हम ये देख पाएंगे कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले कोई स्टार है वो कैसा था, लेकिन हम एक्चुअली टाइम में ट्रैवल बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे। तो टाइम ट्रैवल इन पास्ट अभी तक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो टाइम भी एक चीज ऐसी है जिसमें हमें बस उसकी वैल्यू चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ना कि उसके डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग है कि न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में उसके यूनिट्स। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंपल मीनिंग है कोई नंबर, कोई संख्या जिससे हम उस चीज के बारे में जान सकें। नेगेटिव, पॉजिटिव, जो मर्जी वैल्यू हम पिक करें, अल्टीमेटली वो नंबर है। तो मैग्नीट्यूड का सिंपल मीनिंग है कि वो नंबर, वो संख्या, साथ में उसको मेजर करने का, उसको मापने का तरीका, द वे टू मेजर। अब इस बात को समझते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है उसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में जो यूनिट्स वो चाहिए ही क्यों, उसकी नीड क्या है। यूनिट के बिना क्या हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बोल के ही अपनी बात समझाने लेंगे?
तो इस बात को समझते हैं एक स्टोरी से। तो स्टोरी है एक किंग की जिनका नाम था बलि। तो जो किंग बलि थे ये ना सिर्फ अर्थ के बल्कि पूरे स्वर्ग के भी, हेवन के भी किंग थे। मतलब धरती के साथ में स्वर्ग को भी उन्होंने जीत लिया था। तो जो किंग थे हेवन के, इंद्रदेव, उन्हें वहां से भगा दिया और पूरे स्वर्ग को इन्होंने जीत लिया। अब स्वर्ग को वापस लेने के लिए भगवान विष्णु आए एक बामन के रूप में, एक प्रीस्ट की फॉर्म में, ताकि उनसे वो स्वर्ग वापस मांग सके, साथ में धरती को भी उनसे ले सके। अब जो किंग बलि थे तो वो काफी दानवीर इंसान थे। तो बेसिकली वो किसी भी इंसान को अगर कोई उनसे कुछ मांगे तो अगर वो उनके कंट्रोल में है, उनके बस में है, तो उसे वो दान करते थे। तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही ये कमिटमेंट करने वाले थे कि लॉर्ड विष्णु को, जो कि एक प्रीस्ट की फॉर्म में है, वो इन्हें कुछ दान करे, तो उससे पहले तो जो गुरु थे, जो मेंटर थे इन राजा बलि के, वो थे शुक्राचार्य। तो उस टाइम पे जो उनके मेंटर शुक्राचार्य ने इन्हें कहा कि ये कोई इंसान जो सामने है, जो एक प्रीस्ट की फॉर्म में है, वो कोई और इंसान नहीं है, वो खुद भगवान विष्णु ही है। और यहाँ पर आने का, इस भेष को बदल के यहाँ पर आने का उनका कोई हिडन मोटिव है। तो कुछ भी कमिटमेंट मत करना। लेकिन आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं अपने मेंटर, अपने टीचर की बात। मतलब उस टाइम के भी नहीं मानते थे। तो हुआ क्या कि लॉर्ड विष्णु, जो कि प्रीस्ट की फॉर्म में है, उन्होंने 3 स्टेप, 3 पग, 3 फीट एरिया मांगा कि मुझे रहने के लिए मुझे 3 फीट एरिया चाहिए। मतलब 3 बार चलने में जो मैं एरिया कवर कर लूँ उतना एरिया चाहिए मुझे। अब एक ऐसा इंसान जो पूरे हेवन का, पूरे अर्थ का किंग है, उसके लिए 3 पग भूमि, 3 फीट एरिया क्या ही चीज़ है। तो बेसिकली किंग बलि ने ये कमिटमेंट कर दी कि ठीक है, आप 3 स्टेप में जितना भी एरिया कवर कर लोगे वो सारा एरिया आपका। तो बेसिकली भगवान विष्णु ने अपनी पावर दिखाई और खुद को मैग्नीफाई किया, अपने साइज को इंक्रीज किया। और फर्स्ट स्टेप में उन्होंने पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर अपना फीट, अपना पैर रख दिया। और सेकंड स्टेप में कोई अगर हेवन है कहीं पर, तो उस हेवन में अपना फीट रखा और उस हेवन को भी इन्होंने अपना बना लिया, उसको जीत लिया। बात हुई थी 3 स्टेप की। अब फर्स्ट स्टेप में अर्थ, सेकंड स्टेप में हेवन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप रखने की कोई जगह बची नहीं थी। तो जो किंग बलि थे उन्होंने कहा कि थर्ड स्टेप आप मेरे ऊपर रखिए, क्योंकि मेरे पास अर्थ और हेवन के अलावा कोई भी और चीज बची नहीं हुई है। तो थर्ड स्टेप उनके ऊपर रखा। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने स्वर्ग और धरती दोनों को जीत लिया और राजा बलि के चंगुल से उसको निकाल दिया। तो ये स्टोरी तो ठीक है, लेकिन अब इस सब में जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है उसका इफेक्ट कैसे पड़ा। तो बेसिकली उन्होंने वैल्यू तो दी, भगवान विष्णु ने अपनी वैल्यू दी कि मुझे 3 फीट, मतलब कि 3 कदम में जितना मैं चल लूंगा मुझे उतना एरिया चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने उसके यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके यूनिट्स के बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी। तो बलि को लगा कि जितना उनका अपना साइज है, 1 फीट का नॉर्मल साइज है एक इंसान का, उतना ही वो कवर करेंगे। अब क्योंकि उनको यूनिट्स के बारे में पता नहीं था, मतलब जो 3 फीट है, जो 3 कदम है, वो कितने मैग्नीफाई होंगे, कितने बड़े होंगे, उसके बारे में उनको पता नहीं था। तो वो इस पूरी गेम को हार गए, इस पूरे अर्थ को और हेवन को वो हार गए। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि यूनिट्स ना पता होने की वजह से, सिर्फ उसकी वैल्यू पता होने की वजह से जो किंग बलि थे वो हार गए और उन्होंने अर्थ और हेवन दोनों को लूज कर दिया और वहां से चले गए। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब, कहने का मोटिव मात्र इतना सा है, यूनिट की भी अपनी नेसेसिटी है, रेलिवेंस है, ताकि उसको यूज करके हम बता पाएं कि वो चीज एग्जैक्टली कितनी है। सिर्फ वैल्यू पता होने से ही हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 3 फीट, मतलब 3 एक नंबर है, उसकी वैल्यू पता होने पे ही हमें उसकी स्पेसिफिक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी। हमें साथ में उसके मेजर को, उसके यूनिट्स को, उसके मापने के तरीके को लगाना ही पड़ेगा, ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमें टोटली कितनी वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली किलोग्राम, मीटर, सेकंड, जूल्स, एकड़, तो ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं जो कि हमें स्पेसिफाई करेगी। मान लो
30 kg, 40 मीटर, 30 सेकंड्स, 100 जूल्स, 5 एकड़। तो बेसिकली ये हमें बता रहे हैं कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या होने वाली है। सिर्फ नंबर को देख के कि 30 कोई चीज़ दे दो मुझे, तो वो बात हमें उसको क्लियरली बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो 30 kg मतलब कि 30 के साथ में उसकी जो वैल्यू है उसको लगा के ही हमें जान पाएंगे कि वो एग्जैक्टली चीज़ कितनी है। तो केजी, मीटर, सेकंड, जूल, न्यूटन, एकड़ जो भी है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने का एक तरीका है, एक मेथड है जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं। और डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि जो क्वांटिटी है वो हमें किस तरफ मिलने वाली है, कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में मिलने वाली है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। या फिर अगर बात करें हम मैप्स में तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या फिर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफिक एंगल की बात करें कि 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। तो जो भी हमें दिशा मिलने वाली है, जो भी जिस तरफ हम जाने वाले हैं, उससे हम कहेंगे कि वो डायरेक्शन है। तो बेसिकली कोई चीज़ किस ओर, किस तरफ, किस दिशा में जा रही है, उसे हम कहेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उस क्वांटिटी की पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है। तो अब अगर बात करें वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग वाली आर्चरी में दीपिका कुमारी, तो अगर उनको फुल पॉइंट स्कोर करने हैं तो ना सिर्फ उनको फोर्स लगानी पड़ेगी उस कैटापोर्ट या उस एरो को पुल करने में, बल्कि उनको वो डायरेक्शन चाहिए जिससे वो पर्टिकुलर सेंटर में हिट करें ताकि उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मैक्सिमम पॉइंट मिले। तो जो फोर्स है तो वो तो इन्होंने इसको पीछे पुल करके ही अप्लाई कर दी, लेकिन जो मूवमेंट है उसकी तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वो एरो। तो बेसिकली अगर उनको पूरे पॉइंट स्कोर करने हैं तो उनको सेंटर में ही हिट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि उन्हें बिल्कुल सेंटर में ही हिट करके पूरे पॉइंट मिलेंगे। तो इस एग्जांपल से हम चेक कर पाएंगे कि ना सिर्फ उसकी वैल्यू है, ना सिर्फ उसका है मैग्नीट्यूड, बल्कि साथ में उसकी डायरेक्शन भी है जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर एम कर पाएगी और पूरे के पूरे पॉइंट स्कोर कर पाएगी। अगर बात करें क्रिकेट में तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम उस बॉल को हिट करें, जो बैट्समैन है वो जस्ट बॉल को हिट करे, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि वो किस डायरेक्शन में हिट करने वाला है। जैसे अगर यहाँ पर एक बैट्समैन है तो वो जितनी मर्जी जोर से बॉल को हिट करे, तो अगर वो सीधे फील्डर के पास जा रही है बॉल, तो उस बॉल को हिट करने का कोई फायदा है नहीं। तो अगर वो चाहे कि उसे अच्छे रन स्कोर करने हैं तो उसे ना सिर्फ बॉल को हिट करना पड़ेगा, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी जिससे वो उस बॉल को गैप में निकाल सके और स्कोर कर सके। तो इस केस में भी जो डायरेक्शन है उसकी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ताकि वो जो बैट्समैन है वो अच्छा स्कोर कर पाए और गैप्स निकाल पाए। अब जैसे अगर कोई बच्चा इंडियन पेरेंट्स की बात ना माने तो जो मदर है वो पूरी फोर्स से स्लीपर को हिट करती है, चप्पल को हिट करती है, तो ना सिर्फ उस चप्पल के हिट में जो फोर्स लगाई है, ना सिर्फ उसमें वैल्यू है कि कितने जोर से वो चप्पल थ्रो की, बल्कि किस डायरेक्शन में वो थ्रो करने वाले हैं वो भी मैटर करता है। तभी जाके जो चप्पल है वो स्ट्राइक करेगी। जैसे अगर इस एग्जांपल में इस मदर ने ये चप्पल ली और थ्रो किया और अल्टीमेटली उसे इस एंगल से थ्रो किया कि वो हिट करी उस बच्चे को, तो जो मदर्स हैं वो इस काम में निपुण हैं, इस काम में उन्होंने एक्सीलेंस अचीव की हुई है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करने की। तो मेरे हिसाब से तो अगर इंडियन मदर्स को ओलंपिक्स में भेज दें तो सारे के सारे गोल्ड मेडल आर्चरी में और शूटिंग में पूरे इनको ही मिलेंगे, क्योंकि कभी भी ये लोग मदर्स अपना थ्रो मिस नहीं करती हैं, उनकी डायरेक्शन परफेक्टली हिट करती हैं उस बच्चे को। अब इतने ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी यहाँ पर हिट किया, और इस केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे हिट करने ही वाला है इस बच्चे को। बचपन में जब हॉरर मूवी को देख के आपको डर लगे और आपकी हिम्मत ना हो कि बेड से उतर के आप जाएं और स्विच बंद करें, तो आपके पास क्या ऑप्शन था? आप पकड़ते थे चप्पल या कोई पेन या कोई रिमोट, नहीं रिमोट ज़्यादा हो जाएगा, आप कोई भी पकड़ते थे ऑब्जेक्ट जिसको थ्रो करके आप पर्टिकुलर उस स्विच को ऑफ कर पाओ, बंद कर पाओ। तो इस केस में भी ना सिर्फ आपकी फोर्स है, आपने फोर्स तो लगाई स्ट्राइक करने के लिए, उस स्विच को बंद करने के लिए,
लेकिन अल्टीमेटली वो डायरेक्शन भी मैटर करती है, ताकि वो डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो उस स्विच को ही हिट करे जिस स्विच से टीवी ऑन होता है या ऑफ होता है। तो उस केस में जो स्विच का हिट करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब जो डायरेक्शन है वो महत्वपूर्ण है, तभी जाके वो स्विच ऑफ होगा और अल्टीमेटली बिना उठे आप उस टीवी को बंद कर पाओगे। अब इस पॉइंट पे आके लगता है मुझे कि जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है, जो डेफिनेशन है, जो समझ है, वो आप में बन चुकी होगी और अब हम तैयार हैं स्केलर्स और वेक्टर्स को समझने के लिए। तो स्केलर्स और वेक्टर को समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस वीडियो को बंद करना है और उससे डायरेक्टली कैमरे को हिट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अपनी डायरेक्शन तो होगी ही, उसमें अपनी वैल्यू भी होगी कि जिस फोर्स से वो कैमरे की तरफ आएगा। लेकिन सिर्फ वैल्यू ही काफ़ी नहीं है उस कैमरे को बंद करने के लिए, उस केस में उसे डायरेक्शन की भी हेल्प चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में गया या राइट में गया तो जितनी मर्जी फोर्स से गया वो, ये वीडियो बंद नहीं होगी और जो कैमरा है वो वैसा का वैसा बना रहेगा और रिकॉर्डिंग चली रहेगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आए और कैमरे की तरफ स्ट्राइक करे, तब जाके वीडियो बंद होगी। Now, let us dive in scalars and vectors. अगर आपने पिछली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि मैग्नीट्यूड का मीनिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन का मतलब कि किस तरफ, किस दिशा में आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, या वो क्वांटिटी एक्ट कर रही है। अब क्योंकि आप समझ चुके हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का मीनिंग, तो हम अब समझते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अब समझते हैं स्केलर्स को, SCALARS, स्केलर। अब देखिए, जो बेस्ट मीडियम है किसी भी चीज़ को समझाने का, ताकि वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहे और आपके दिमाग में वो छप जाए, तो जो बेस्ट मीडियम है, जो बेस्ट माध्यम है ये काम करने का, वो है कहानी, एक स्टोरी। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। नहीं, मैं आपको अगेन वो स्टोरी नहीं सुनाने वाला कि किस तरह से अर्जुन ने स्वयंवर को जीतने के लिए उस मछली की आंख को भेद दिया था, उसमें निशाना लगा दिया था। इस बार समझाते हैं स्केलर्स को अपनी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी से, एक ऐसी स्टोरी जो खुद में बीती हो, आप बीती हो। तो हुआ यूं था कि नेक्स्ट डे मुझे एक स्टूडेंट को बायोलॉजी का एक चैप्टर समझाना था, नाम था एनाटॉमी। अब CBSE में ये टॉपिक है नहीं और ICSE में ये कुछ एक टॉपिक में से है जो कि CBSE से अलग है, जो CBSE में नहीं है। अब आप जितने मर्जी पाइनियर हो अपने सब्जेक्ट में, मैथ्स और फिजिक्स में, लेकिन अगर कोई ऑफ टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डोमेन से बाहर है, तो उसको समझाना आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आपको उसमें एक एक्स्ट्रा मेहनत, एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता है। अब क्योंकि 10th लेवल के ICSE का टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे +2 तक की नॉलेज गेन करनी पड़ी, तो पूरे रात भर +2 का टॉपिक था एनाटॉमी, +2 की बुक से वो पूरा ख़त्म कर लिया, समझ लिया, ताकि मैं नेक्स्ट डे उसे आउटपुट दे सकूं और उस बच्चे को अच्छे से समझा सकूं। तो एनाटॉमी का सिंपल मीनिंग है कि जो बॉडी का पोस्चर है वो ऐसा क्यों है, जो बोन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, तो वो बॉडी में किस तरह से काम करती हैं और बॉडी को कैसी फॉर्म करती हैं। अब जो फिजिक्स और मैथ्स के जो लोग होते हैं उनकी जो ग्रैबिंग पावर है थोड़ी कम होती है, तो जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन जो नाम है बोन्स के वो दिमाग से निकल जाते हैं। लेकिन 206 बोन्स में बस एक बोन का नाम काफ़ी दिमाग में छप गया, याद रह गया, और उसका नाम था रेडियस। अब क्योंकि मैथ्स में रेडियस होता है सर्कल में, तो उससे हमें एक बोन का नाम याद रह गया कि जो थंब और एल्बो को ज्वाइन करती है जो बोन, उसे कहते हैं रेडियस। तो बाकी सारे नाम दिमाग से उड़ गए, लेकिन ये नाम रेडियस ये दिमाग में छप गया, रह गया। अब क्योंकि नेक्स्ट डे वो सेम चीज़ आपको डिलीवर करनी है, समझानी है, तो रात भर आपके दिमाग में वही नाम रेडियस घूम रहा था। तो हुआ क्या, जब नेक्स्ट डे गए उस टॉपिक को समझाने के लिए, तो रास्ते में, अब क्योंकि रोड में ग्रीस गिरी थी और ग्रीस की वजह से फ्रिक्शन हो गई लो, और जो व्हीकल है वो स्लिप कर गया। हालांकि वो एक यू टर्न था और वहाँ पर स्पीड व्हीकल की काफ़ी कम होती है, क्योंकि टर्न में आप उतनी स्पीड ले नहीं पाएंगे, तो अराउंड 15-20 kmph की ही स्पीड रही होगी। लेकिन जो इम्पैक्ट हुआ
वो पूरी बॉडी में एक साथ नहीं हुआ। लेकिन अब आती है बात डायरेक्शन की। तो नॉर्मली 15-20 किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई इंसान गिर जाए तो उसे इम्पैक्ट उतना हाई नहीं होता है क्योंकि स्पीड काफ़ी लो है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, जिस बोन का नाम रात भर आपके दिमाग में चला था, तो दो बोन्स रेडियस एंड अल्ना टूट गई क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो पूरा गिरा एक लेफ्ट हैंड में। तो जो रेडियस और अल्ना है वो ब्रेक कर गई, टूट गई और सारा इम्पैक्ट इसी में एब्जॉर्ब हो गया। हालांकि हमारी बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जब पूरा इम्पैक्ट एक ही पॉइंट पे पड़े तो जो फोर्स क्रिएट होती है वो भी काफ़ी बड़ी, काफ़ी ह्यूमंगस होती है, काफ़ी ह्यूज होती है। इम्पल्स बोलते हैं इसे, आप +1 की फिजिक्स में पढ़ोगे। तो चैंपियंस कहानी का सारांश, मर्म, निचोड़, सार, समरी मात्र इतनी सी है कि अगर कोई फोर्स पूरी बॉडी में एक्ट करती तो जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, पर क्योंकि जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट में काम करी तो जो फोर्स है वो इतनी बड़ी बन गई कि उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बोन्स हैं उसे ब्रेक कर दिया। तो रेडियस और अल्ना दोनों को ब्रेक कर दिया और इनको जोड़ा गया टाइटेनियम से। पीरियोडिक टेबल का 22nd एलिमेंट टाइटेनियम। तो अब कहानी से निकल के डीप डाइव करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। तो मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं और जो वेक्टर की लेंथ है, जो स्टिक की लेंथ है, जैसे 1, 1.5, 2, 3, तो जो भी इन स्टिक्स की लेंथ है वो है उनका मैग्नीट्यूड, वो इस वेक्टर की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जिस तरफ ये पॉइंट कर रहे हैं, लेफ्ट अपवर्ड, डायगोनली अगेन अपवर्ड, तो जो डायरेक्शन है उसकी वो ये एरो पॉइंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स या वो वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई की गई है। अब देखिए बात इतनी सी है कि हमारी आदत है, हमारी हैबिट है कि हम नंबर से डील करें, हम स्केलर से डील करें कि 2 + 3 is 5, 5 - 8 is -3। तो इस तरह से हम नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, हम इन सब से डील करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें इन सब से डील करना पड़ता है कि अगर 1 kg मैंगो इस प्राइस के हैं तो 5 kg मैंगो कितने प्राइस के होंगे। तो ये सब हम प्रैक्टिकल लाइफ में डील करते हैं। तो स्केलर से डील करने का हमें अच्छा खासा आइडिया है, लेकिन जो वेक्टर्स से डील करना है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस तरह से हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो काफी डिफरेंट है जैसे हम वेक्टर्स से डील करेंगे। तो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए हम समझेंगे वेक्टर्स को कि एक्चुअल में ये अप्लाई कैसे हो रहे हैं। अब देखो वेक्टर्स को ऐड करने के 2-3 तरीके हैं। इनमें से ट्राइंगल लो है, पैरेललोग्राम लो है और पॉलीगन लो है। अब इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सुन के आप डरिए मत, ये कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है और समझते हैं इसको, किसी एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बाकी भी उस तरह से ही एक्ट करेंगे। तो हम समझते हैं ट्राइंगल लॉ को। तो ट्राइंगल लॉ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो वेक्टर्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं वो ऐसे ही क्यों हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को पिक करूं और इसे थ्रो करूं तो उस चीज को जो मैंने फोर्स लगाई उसे मैं एक वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे दिखाऊंगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो ये फोर्स, एक कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर और अगर मैंने इसमें कोई फोर्स अप्लाई की, अगर मैं इसको धकेलूं यहां से, पुश करूं, तो मेरी फोर्स की वजह से मे बी ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग की इसकी पोजीशन यहां थी, अब वो यहां पहुंच गया। तो मुझे दिखाना है वेक्टर्स की फॉर्म में कि ये जो जर्नी है यहां से यहां पहुंचने की, उसे मैं कैसे दिखा सकूं। तो बेसिकली अगर मैं किसी वेक्टर का यूज करूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था, उसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर था और मैंने इसके फोर्स लगाई, तो फोर्स की वजह से एट लास्ट वो यहां पहुंच गया। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने की जो जर्नी है इसे, तो उसे हमने दिखाया एक वेक्टर की फॉर्म में, जो एक स्टिक की फॉर्म मैंने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिकली है क्या कि जो लेंथ है इसकी 1.5, तो 1.5 इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि मैंने कितनी फोर्स लगाई। लेकिन जो फोर्स लगी है वो कौन सी डायरेक्शन में लगी, उसे ये एरो, ये वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, वो स्टार्ट यहां से किया इसने और इसका एंड यहां पे हुआ। अब जो भी वेक्टर्स होते हैं, तो इन वेक्टर्स में क्या बेसिकल कॉन्सेप्ट है कि जो ये एरो वाली साइड है, जो ये ऊपर वाली साइड है जहां पर ये एरो पॉइंट कर रहा है, इसे हम कहते हैं हेड, द हेड ऑफ द वेक्टर। और जो एंडिंग पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, जहां से वेक्टर ने स्टार्ट किया था चलना, जो ऑब्जेक्ट था जहां से मूव करना उसने स्टार्ट किया था, उसे हम कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर वेक्टर की है टेल। देखिए वेक्टर्स को ऐड करना इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि सिंपल लॉजिक से हम उसको निकाल सके। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा वेक्टर्स में 1 + 1 2 नहीं होता। मे बी कभी कभार वो वैल्यू हो, लेकिन अगेन हमें हर बार
सेम वेक्टर्स को ऐड करके सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं एक लॉ को, जिसे हम कहते हैं द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कोई दो वेक्टर्स को पिक करूं जिन्हें मुझे ऐड करना है, तो एक वेक्टर के हेड को मुझे दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, या तो मैं इस वेक्टर के हेड को इस वेक्टर के टेल से ज्वाइन करूं, या फिर अदर वे आउट क्या है कि इस वेक्टर के हेड को मैं इस वेक्टर के टेल से ज्वाइन करूं। मैं दोनों में से जो मर्जी क्राइटेरिया अपनाऊं, जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो दोनों केस में सेम ही होगा। तो अगर मैंने इनको अरेंज किया इस फॉर्म में कि एक वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन किया, तो जो मुझे इन दोनों का रिजल्ट मिलने वाला है, मतलब इन दोनों को ऐड करके जो मुझे फाइनल वैल्यू मिलने वाली है वो होगी ये वाली साइड। तो जो मुझे इनका रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा इस ट्राइंगल की जो क्लोजिंग साइड है। लेकिन 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 जो फॉर्मेट है मेन वो ये है कि हमें जो वेक्टर थर्ड ड्रॉ करना है, जो उनका रिजल्ट है, तो वो होगा इस फॉर्म में कि उसे हम अपर डायरेक्शन में ही करेंगे, ताकि जो ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड है वो ये बन जाए। दैट मीन्स कि अगर ये दो वेक्टर्स एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में घूम रहे हैं, तो इस वेक्टर को एक क्लॉकवाइज फॉर्मेट में ही घूमना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट आना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 1 + 1 विल बी 1.5। मतलब इस वेक्टर के केस में 1 + 1 इज नॉट 2, इट इज 1.5। लेकिन जो डायरेक्शन है इसकी वो ये वाली मिलने वाली है। लेकिन जो डायरेक्शन है इसकी वो ना ही इस तरफ है और ना ही इस तरफ है, वो इन दोनों के बीच की एक अलग ही डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है। तो 1 + 1 इन दिस केस इज 1.5। अब हम प्रूव करते हैं कि 1 + 1 इज अगेन इक्वल टू 1 एंड नॉट 2। अब अगेन मैंने इन दोनों वेक्टर्स को अरेंज किया इस फॉर्मेट में कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से अटैच है। अब अगर मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, तो जैसा कि हम ट्राइंगल लॉ में समझ चुके हैं कि जो रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा ये वाला रिजल्ट। दैट मीन्स कि जो क्लोजिंग साइड है इस ट्राइंगल की वो मुझे रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि 1 + 1 इज अगेन 1, 1 + 1 इज 1 इन दिस केस। तो लेकिन जो डायरेक्शन है उसकी वो ना ही इस तरफ है और ना ही इस तरफ है, वो इन दोनों के कोई बीच की इस तरफ हमें डायरेक्शन मिली है। तो वेक्टर्स में जो रिजल्ट मिलने वाला है हमें वो इतना इंट्यूटिव नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता कि 1 + 1 को हम 2 कर दें। अगेन जो वैल्यू है वो चेंजेबल क्यों है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो अल्टीमेटली रिजल्ट मिलने वाला है मुझे वो भी काफी हद तक चेंज हो रहा है। अब एक फाइनल एग्जांपल पिक करते हैं कि अगर मुझे ऐड करना है दो वेक्टर्स को जिनमें से एक की वैल्यू है 2 और एक की वैल्यू है 1.5। तो बेसिकली 2 और 1.5 को ऐड करना है मुझे, तो मुझे 3.5 रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगी इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 3। मतलब 2 + 1.5 that will be equal to 1, 2, 3. So 2 + 1.5 is not 3.5, that is 3 in this case. तो बेसिकली वेक्टर्स में हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो काफी अलग है, जिस तरह से हम स्केलर से डील करते हैं उन्हें समझते हैं। तो अब अगर मुझे प्रूव करना हो कि 1 + 1 इज 0, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो बेसिकली मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों की स्टिक की लेंथ क्या है? 1 यूनिट। तो अगर मुझे इनको ऐड करना है तो बेसिकली मुझे एक के हेड को दूसरे के टेल से ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका टेल यहां पर है और इस वेक्टर की हेड यहां पर है। तो अगर मुझे इस वेक्टर के हेड को उस वेक्टर के टेल से अटैच करना हो तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको ऐसे रखूं। अगेन क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो रिजल्ट भी मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि इस केस में ट्राइंगल की थर्ड साइड ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगेन इन दिस केस 1 + 1 इज 0 एंड नॉट 2। तो देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अब भी समझ नहीं आया तो आपको मैं इस यूनिवर्स में तो समझा नहीं पाऊंगा, तो आपको जाना पड़ेगा किसी और यूनिवर्स में। Meanwhile, in parallel universe. तो इस पैरेलल यूनिवर्स में हम वेक्टर्स को समझने के लिए यूज करेंगे कैरम बोर्ड का। अब कैरम बोर्ड में हम अपने लेफ्ट हैंड
राइट हैंड दोनों से फोर्स लगाएंगे और चेक करेंगे कि इंडिविजुअली अगर लेफ्ट हैंड से फोर्स लगाई जाए और इंडिविजुअली राइट हैंड से फोर्स लगाई जाए और लास्ट में उन्हें कंबाइन करके इकट्ठी सेम टाइम पे इकट्ठी फोर्स लगाई जाए तो क्या मुझे स्केलर्स के जैसे रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, जैसे हम स्केलर से डील करते हैं, तो क्या मुझे रिजल्ट उसी फॉर्म में मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा। सो लेट अस फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमें निकालना है स्टाइगर। The striker is called Steiger in parallel universe. तो स्टाइगर के लिए हम क्या यूज करें? हालांकि ये पैरेलल यूनिवर्स है लेकिन फिर भी लैपटॉप का यूज तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पैरेलल यूनिवर्स है लेकिन फिर भी हम मोबाइल का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो एयरपोर्ट है, क्या हम इसका यूज करेंगे? नहीं, एयरपोर्ट का यूज भी हम इस पैरेलल यूनिवर्स में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब है मेरे पास एक्चुअल स्टाइगर, तो क्या इस टाइगर का यूज हम इस कैरम में करेंगे? तो क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स है तो टाइगर का यूज भी हम इसमें नहीं करेंगे। तो एट लास्ट हम करने वाले हैं यूज इस चीज का, तो हम इसे पिक करेंगे एज अ स्टाइगर। तो बेसिकली ये कैमरा लेंस की आउटर कवरिंग है, इसे हम यूज करेंगे एज द फॉर्म ऑफ स्टाइगर। तो मैं ट्राई करूंगा जितनी फोर्स मैं लगाने वाला हूं राइट हैंड से वो हर टाइम पे सेम लगाऊं एंड एट सेम टाइम जो लेफ्ट हैंड से फोर्स लगेगी वो भी इक्वल ही रखने का मैं ट्राई करूंगा। तो अगर मैं राइट हैंड से फोर्स लगाऊं और इसे हिट करूं तो मुझे रिजल्ट मिला यहां से यहां तक। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्केल का। एट अराउंड 25 सेंटीमीटर मुझे रिजल्ट मिला। अब मैं सेम स्टाइगर में फोर्स लगाऊंगा लेफ्ट हैंड से, एक डायगोनली एंगल लेंगे हम इसके लिए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से फोर्स लगाऊं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बेसिकली लेफ्ट हैंड से फोर्स लगाने के बाद मुझे रिजल्ट यहां से यहां मिला। अगेन करते हैं यूज स्केल का। तो 30 सेंटीमीटर के आसपास मुझे इसका रिजल्ट मिला। तो इसकी भी मार्किंग करते हैं एक और पॉइंट से। तो अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूं और इस पॉइंट से लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से फोर्स लगाऊं तो मुझे फाइनल आउटपुट कितने मिलने वाली है, कितना रिजल्ट मिलने वाला है। तो बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि जो फोर्स मैंने यहां पर लगाई और जो फोर्स मैंने वहां पर लगाई उन्हें मैं इक्वेट करूं, सेम एंगल पे सेम इक्वल फोर्स लगाऊं। ट्राई करता हूं ऐसा मैं। तो अगर मैं सेम टाइम पे फोर्स लगाऊंगा राइट हैंड से स्ट्रेट और लेफ्ट हैंड से डायगोनली, तो मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो लास्ट में मुझे रिजल्ट मिला यहां से यहां तक। तो अब अगेन करते हैं यूज स्केल का और निकालते हैं कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें मिली कंबाइन करके वो कितनी मिली। तो स्टार्ट किया हमने इस पॉइंट से और उस डायरेक्शन में मूव किया इसने, तो 30 सेंटीमीटर हो गया इस पॉइंट तक। और इसके आगे मेजर करते हैं एट अराउंड 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल मुझे रिजल्ट मिला वो मिला 30 + 14 दैट इज 44 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली अगर मैंने फोर्स लगाई यहाँ से यहाँ तक तब मुझे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिला था एट अराउंड 25-26 सेंटीमीटर। जब मैंने फोर्स लगाई सेम इस डायरेक्शन में तब मुझे रिजल्ट मिला अराउंड 30-32 सेंटीमीटर। सो 25 + 32 इन स्केलर्स अगर मैं उनको ऐड करूं तो 25 + 32 विल बी 57। लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिला इन दोनों फोर्स को कंबाइन करने के बाद तो जो फाइनल मुझे रिजल्ट मिला दैट इज अराउंड 43 सेंटीमीटर। तो अगेन हम देख पा रहे हैं कि सिंपल अगर मैं ए का निकालूं मैग्नीट्यूड, जो फर्स्ट फोर्स लगाई मैंने राइट हैंड साइड वाली, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो उसका रिजल्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है, तो वो दोनों रिजल्ट मिला के भी मुझे जब कंबाइंड रिजल्ट निकाला हमने तो वो इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है। इस केस में है वो 26 सेंटीमीटर, इस केस में है वो 32 सेंटीमीटर, और जो रिजल्ट मिला मुझे दैट इज अराउंड 43 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रिजल्ट हमें मिला ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके तो वो सिंपल स्केलर्स के एडिशन के इक्वल नहीं है, वो उससे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग। तो कहने का सारांश मात्र इतना सा है कि अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जैसा हम स्केलर्स के केस में निकालते हैं। अब देखिए जो भी मैं समझाने वाला हूं काफी ध्यान से सुनिए, क्योंकि 1 + 1 2 क्यों होता है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं नंबर लाइन की फॉर्म में। अब नंबर लाइन में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम लेफ्ट को मूव करेंगे या राइट को मूव करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मुझे राइट में मूव करना है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर मुझे
लेफ्ट में मूव करना है तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। अब नंबर लाइन में मूव करने के मेरे पास केवल दो ही तरीके हैं, राइट और लेफ्ट। अब बेसिकली इस बात को समझते हैं कि 1 + 1 2 ही क्यों होता है स्केलर्स में, क्योंकि वेक्टर्स में हम चेक कर पाए हैं कि हर बार 1 + 1 2 नहीं होता, कई बार हमें डिफरेंट वैल्यूज भी मिलती हैं। अब देखिए स्केलर्स को हम स्केलर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें बस वैल्यू मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका मूव करने का बस एक ही तरीका है, उसकी एक ही डायरेक्शन है। और अगर मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में मूव करने के लिए मेरे पास बस एक ही वैल्यू है, दैट इज लेफ्ट साइड। अब क्योंकि अगर डायरेक्शन एक ही है तो हम उसको कहते हैं कि वो स्केलर्स है, क्योंकि चॉइस नहीं है हमारे पास कि वो वैल्यू हम लेफ्ट राइट के अलावा कहीं ऊपर या नीचे कहीं और मूव कर पाए। तो बेसिकली ये स्केलर्स है। अब समझते हैं कि 1 + 1 2 ही क्यों है। अब देखिए अगर मुझे कोई ऐड करना हो नंबर, जैसे मान लो 2 + 3 मुझे 5 के इक्वल करना है, तो अगर मुझे ऐड करना है तो ये जो 2 है ये पॉजिटिव का, और अगेन जो 3 है वो भी अगेन है पॉजिटिव का। तो 2 का पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है। और अगर ये 2 पॉइंट है और मुझे 3 पॉइंट और इसमें ऐड करने हैं, दैट मीन्स कि मुझे राइट साइड में 3 और पॉइंट चलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि पहले 3 फिर 4 फिर 5, तो अल्टीमेटली मैं 5 में पहुंच जाऊंगा। अब जो 5 है, अब क्योंकि ये ओरिजिन से राइट साइड में है तो दैट मीन्स कि जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो क्या है? वो मिलेगी प्लस के 5 वैल्यू। दैट मीन्स +2 एंड +3 विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू +5। अब सेम कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक और फॉर्म में। अगर मुझे 2 - 3 करना हो तो अल्टीमेटली 2 - 3 करने के लिए मुझे देखो स्टार्ट करना पड़ेगा प्लस के 2 से। तो प्लस का 2 कहां पर है? इस पॉइंट पे है। ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस का 2 पॉइंट है। अब ओरिजिन से राइट साइड में जाने के बाद मुझे ये +2 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे अगर -3 करना है इसमें तो मुझे लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। सो इस +2 से मुझे -1 -2 एंड अल्टीमेटली -3, तो मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी। और ये पोजीशन किसकी है? ये पोजीशन है -1 की। ये -1 वाली पोजीशन है। अब क्योंकि प्लस का 2 था तो राइट में हम 2 पॉइंट गए और माइनस का 3 है तो लेफ्ट में वापस हम 3 पॉइंट पे आए। तो अल्टीमेटली जो मुझे वैल्यू मिली तो वो वैल्यू थी -1 की। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम चाहें तो जितनी मर्जी वैल्यू निकाल लें कि स्केलर्स में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किस फॉर्म में करते हैं और कैसे करते हैं। अब इसी फॉर्म में हम कोई भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स पिक कर पाएंगे। जैसे मान लो मुझे 5 + 3 ऐड करना है, तो 5 + 3 विल बी इक्वल टू 8, दैट मीन्स प्लस के 8। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, और क्योंकि जो 5 है ये प्लस का है तो हमें 5 पॉइंट राइट को मूव करना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 और अल्टीमेटली हम यहां पहुंच जाएंगे। अब इसमें अगेन +3 है, दैट मीन्स कि हमें अगेन 3 पॉइंट राइट को मूव करना पड़ेगा। तो इस 5 पॉइंट से आगे 1 2 और 3 और अल्टीमेटली हम यहां पहुंच जाएंगे। और ये कौन सा पॉइंट है? ये प्लस की 8 वैल्यू है। तो अल्टीमेटली +5 + 3 विल बी 8 और 5 + 3 विल बी सिंपली 8। और अगर सेम कॉन्सेप्ट मुझे नेगेटिव नंबर्स में अप्लाई करना पड़ जाए तो उसे हम किस फॉर्म में लगा पाएंगे, तो उसको समझते हैं। अगर मुझे -5 एंड -8 इनको सोल्व करना हो तो हम जानते हैं कि इट विल बी -13। अब -13 क्यों आया? क्योंकि बेसिकली हम स्टार्ट तो ओरिजिन से ही करेंगे, पर अगर हमें मूव करना हो लेफ्टवर्ड, क्योंकि -5 का मीनिंग क्या है कि हमें लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंड अल्टीमेटली 5 हम यहां पहुंच जाएंगे यहां से। अब अगेन -8 है तो नेगेटिव का अगेन मीनिंग क्या है कि हम लेफ्ट को ही मूव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और अल्टीमेटली हम इस पोजीशन में यहां पर पहुंच जाएंगे। और ये वैल्यू कौन सी है? ये है -13 की वैल्यू, क्योंकि वो ओरिजिन से लेफ्ट में है तो नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाली है हमारे को। लेकिन देखिए इन सब करने का मेन टॉपिक ये नहीं है कि हम स्केलर्स में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम इस बात को समझ सकें। पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी है लेफ्ट और राइट में मूव करने के अलावा। अब आपके दिमाग को खोलने के लिए हम ये समझ पाएंगे कि नंबर लाइन में मूव करने के बस 2 ही तरीके नहीं है। दैट मीन्स कि लेफ्ट और राइट में ही मूव करना बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये चाहे तो जहां मर्जी मूव कर ले। जहां मर्जी मीन्स
ये चाहे तो ऊपर को या नीचे को या इसके बीच में किसी भी और पर्टिकुलर एंगल को उस एंगल में मूव कर पाए। तो अल्टीमेटली ये हम पढ़ेंगे +1 के टॉपिक में, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए अल्टीमेटली हम इस वीडियो से ये समझ पाए हैं कि स्केलर्स को ऐड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, और वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसकी, लेकिन अभी तक का जो मुद्दा है वो मात्र इतना सा है, बेसिकली इतना सा है कि स्केलर्स और वेक्टर्स में मेन डिफरेंस कैसे है और वो एक्चुअल में अलग कैसे हैं। 2 + 2 4 होते हैं स्केलर्स में, पर वेक्टर्स में कंपल्सरी नहीं है कि 2 + 2 अल्टीमेटली 4 ही हो। तो जितनी भी कहानी अभी तक हुई, अगर मैं उसको समराइज करूं तो बेसिकली स्केलर्स वो है जिसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन की कोई सेंस ना हो, डायरेक्शन हमें पता ना हो, जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क वगैरह। और वेक्टर्स मतलब जिसमें हमारे पास ना सिर्फ उसके पर्टिकुलर वैल्यू हो, उसका मैग्नीट्यूड हो, बल्कि साथ में उसकी डायरेक्शन भी हो, जैसे फोर्स, टॉर्क वगैरह।